फिल्मी गानों को अपनी जादुई धुनों से अमर करने वाले साजिंदे म्यूजिशियंस ताउम्र पहचान के मोहताज रह जाते हैं। दम मारो दम। किसी भी साज को बजाने में वो कितने भी सिद्धहस्त क्यों ना हो, उनका नाम कभी सामने नहीं आता। हजारों गानों को अपनी सुरीली धुनों में पिरोकर गुमनाम रह जाने का नाम है म्यूजिशियन। इन साजिंदों का नाम ना तो पर्दे पर आता है, ना ही इन्हें कोई क्रेडिट मिलता है। ऐसे ही एक फनकार साजिंदे के बारे में हम आपको आज बताने जा रहे हैं, जिनका नाम है बरजोर लॉर्ड उर्फ बुजी लॉर्ड। ईयर्स पहले प्रोड्यूसरों से झगड़ा करता था कि तुम लोग हेयर स्टाइलिस्ट, कपड़ा सीने वाले सबके नाम देता है, व्हाई डोंट यू राइट ऑर्केस्ट्रा बाय सिने म्यूजिशियंस एसोसिएशन। बरजोर लॉर्ड जब ड्रम बजाते थे तो मानो उनके हाथों में करंट दौड़ रहा हो। उनकी रफ्तार और रिदम हैरान करने वाली होती थी। यही वजह है कि कई बार तो परफॉर्म करने के बाद उनका हाथ चेक किया जाता था कि कहीं उन्होंने अपने हाथों में कोई मशीन तो नहीं छुपा रखी है। ड्रम ही नहीं पूछी, लॉर्ड ने इतने सारे वाद्य यंत्रों में महारत हासिल की थी कि उनकी गिनती करना मुश्किल है। ड्रम के अलावा कांगो, बोंगो, कास्टेनेट्स, घुंघरू, चीनी लकड़ी के ब्लॉक, वाइब्राफोन, जाइलोफोन, ग्लॉकेनस्पील जैसे इंस्ट्रूमेंट्स पर उनकी पकड़ बेहद मजबूत थी। इतना ही नहीं, उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक कीबोर्ड, ऑक्टोपैड और रोलैंड ड्रम मशीन भी बहुत खूबसूरती से बजाया। अपने छोटे से फिल्मी करियर में उन्होंने करीब 15,000 गाने रिकॉर्ड किए। बरजोर लॉर्ड हिंदी फिल्म संगीत जगत का एक ऐसा जाना माना नाम है जिनकी ख्याति भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में रही। कहीं दूर जब दिन ढल जाए सांझ, शायद ही दुनिया का कोई ऐसा कोना रहा हो जहां बुजी लॉर्ड ने अपने संगीत के साजों से लोगों का दिल न जीता हो। उन्होंने लता मंगेशकर, मोहम्मद रफी, आशा भोसले, किशोर कुमार, मुकेश समेत तमाम सिंगर्स के साथ 2 दर्जन से ज्यादा देशों में परफॉर्म किया। बुजी लॉर्ड एक ऐसे परिवार के सदस्य हैं, संगीत जिनकी रगों में बहता है। इसलिए पुराने दौर में लॉर्ड परिवार को लॉर्ड ऑफ रिदम यानी धुनों का भगवान कहा जाता था। इनके पिता कावस लॉर्ड तो तब से फिल्म इंडस्ट्री का हिस्सा थे जब पहली बोलती फिल्म आलमारा बनी थी, और भारतीय फिल्म संगीत में परकशन इंस्ट्रूमेंट्स लाने का श्रेय भी उन्हीं को दिया जाता है। जबकि इनके भाई और मशहूर म्यूजिक अरेंजर केर्सी लॉर्ड को भारतीय फिल्म संगीत में डिजिटल इक्विपमेंट्स को इंट्रोड्यूस करने का श्रेय दिया जाता है। हिंदी फिल्म संगीत में लॉर्ड्स परिवार का योगदान बहुत बड़ा है। उनके बिना हिंदी फिल्म संगीत की कल्पना नहीं की जा सकती। लॉर्ड्स परिवार के तीनों सदस्य यानी पिता कावास और बेटे केर्सी और बुजी तमाम इंस्ट्रूमेंट्स बजाने में इतने माहिर थे कि गानों की रिकॉर्डिंग करते समय ये अक्सर वाद्य यंत्रों की अदला बदली कर लेते थे। इतना ही नहीं, कई रिकॉर्डिंग्स में तो एक ही सदस्य कई इंस्ट्रूमेंट्स बजा लेता था। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में 2 ऐसे अमर गीत हैं जिनमें इन तीनों ने यानी कावास, केर्सी और बरजोर ने ज्यादातर साज बजाए हैं। इनमें एक गीत है मुझे जीने दो फिल्म का रात भी है कुछ भीगी भीगी, जबकि दूसरा अनपढ़ फिल्म का मशहूर गाना है इसी में प्यार की आबरू। रात भी है कुछ भीगी भीगी, शाम भी है कुछ मध्यम मध्यम। ये तो रहा लॉर्ड परिवार का छोटा सा परिचय, लेकिन आज इस पेशकश में मैं आपको बताऊंगी इस परिवार के फनकार बुजी लॉर्ड के बारे में विस्तार से।
बुजी लॉर्ड की काबिलियत क्या थी? सबसे पहले इससे जुड़ी एक कहानी मैं आपको सुनाती हूँ। दरअसल फिल्मों के अलावा बुजी विदेशों में तमाम शो करते थे। 1966 में वेस्ट इंडीज का उनका पहला टूर 45 दिन का था। शो से पहले ऑर्गेनाइजर ने बुजी लॉर्ड से मुलाकात कर रेट को लेकर उनसे बात की और उन्हें 50 रुपए प्रति शो ऑफर किए। बुजी लॉर्ड ने उन्हें समझाते हुए कहा कि देखिए, अपने व्यस्त कार्यक्रम से मैं 45 दिन इस शो के लिए दे रहा हूं, इसलिए प्रति शो 50 नहीं बल्कि 100 रुपए उन्हें मिलने चाहिए। अंत में ये नेगोशिएशन 75 रुपए प्रति शो पर आकर डन हुआ। लेकिन साथ में आयोजक ने जो कहा उसे सुनकर बुजी को बहुत बुरा लगा। जाते जाते उसने कह दिया कि तुम मुंबई में या भारत में लोकप्रिय हो सकते हो, पर वेस्ट इंडीज में तुम्हें कोई नहीं जानता। इसीलिए अगर रेट को लेकर बात नहीं बनती और तुम नहीं भी आते तो शो पर कोई असर नहीं होता। उसी पल बुजी लॉर्ड ने मन ही मन ये तय किया कि आज भले ही वेस्ट इंडीज में उन्हें कोई नहीं जानता, लेकिन जब वो परफॉर्म करके इंडिया वापस आ रहे होंगे तब वेस्ट इंडीज में सब उन्हें जान चुके होंगे। शो शुरू होने में 3 महीने का वक्त बाकी था। इस दौरान उन्होंने खुद को ड्रम प्रैक्टिस में डुबा दिया था। जब भी उन्हें वक्त मिलता वो ड्रम की प्रैक्टिस करते, अलग अलग तरह से हाथों को घुमाकर, कभी कभी तो तकिए को ही ड्रम बना लेते। खैर, जब बुजी शो के लिए वेस्ट इंडीज पहुंचे तो पहले ही दिन उनके परफॉर्मेंस से टहलका मच गया। अगले दिन वहां के अखबार उनकी तारीफों से भरे पड़े थे। फर्स्ट पेज पर उनकी फोटो के साथ आर्टिकल छपा था। उनकी तुलना अमेरिका के मशहूर ड्रमर जीन कृपा से की गई और बुजी को भारत का जीन कृपा कहा गया। इतना ही नहीं, परफॉर्मेंस के बाद इनकी बॉडी को चेक किया गया, ये देखने के लिए कि कहीं उन्होंने ड्रम बजाने के लिए किसी इलेक्ट्रिक गैजेट का इस्तेमाल तो नहीं किया है, क्योंकि उनके हाथ बिजली की रफ्तार से चल रहे थे। इसी का नतीजा था कि मोहम्मद रफी जैसे सिंगर्स के साथ साथ बुजी लॉर्ड का नाम भी वेस्ट इंडीज के संगीत प्रेमियों में बेहद लोकप्रिय हो गया था। बुजी लॉर्ड ने हिंदी सिनेमा के तमाम सदाबहार गीतों और अमर नगमों में अपनी सुरीली धुनों से जान फूंक दी। मगर अफसोस, वो बेमिसाल कलाकार जिनके ड्रम, कांगो, बोंगो, कैस्टनेट्स, घुंघरू, वाइब्राफोन, जाइलोफोन, ग्लोकिनस्पील जैसे इंस्ट्रूमेंट्स की धुनें सदियों तक दिलो दिमाग को सुकून देती रहेंगी, वो ताउम्र गुमनाम रह गए। दिल ऐसा किसी ने मेरा तोड़ा। वो अजीम फनकार जो सदा संगीत के गुलशन को अपनी धुनों से रोशन करता रहा, उसने एक दिन संगीत की दुनिया की गंदी राजनीति से आजिज आकर अपने करियर के पीक पर रहते हुए म्यूजिक इंडस्ट्री को अलविदा कह दिया और आज वो गुमनामी के बेजार अंधेरे में वक्त काट रहे हैं। कहा जाता है कि 1947 से 1987 के बीच जो गाने हिंदी फिल्मों में रिकॉर्ड किए गए, उनमें हर तीसरे गाने में लॉर्ड परिवार के किसी न किसी सदस्य ने कोई न कोई इंस्ट्रूमेंट जरूर प्ले किया है। आखिर क्यों बुजी लॉर्ड का संगीत की दुनिया से मोह भंग हो गया, यहाँ तक कि उन्होंने अपने वो तमाम इंस्ट्रूमेंट्स भी बेच दिए जिनसे उन्होंने अनगिनत अमर गाने रिकॉर्ड किए थे। इसकी वजह भी हैरान करने वाली है, जो इस पेशकश में आगे जानेंगे विस्तार से। रात अकेली है। अनेकों वाद्य यंत्रों के उस्ताद बुजी लॉर्ड ने संगीत की दुनिया छोड़कर कैसे करोड़ों का साम्राज्य खड़ा कर लिया। फिर भी उन्हें कौन सी 2 बातों का बहुत अफसोस आज भी है। इन सारी बातों पर विस्तार से आने से पहले जान लेते हैं इनके संगीत की दुनिया में आने की कहानी। बुजी लॉर्ड का जन्म 19 जुलाई 1941 को मुंबई में हुआ। इनके पिता और भाई पहले से ही मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रहे थे और घर में भी हमेशा संगीत की ही बातें होती थीं।
ऐसे माहौल में आमतौर पर बच्चे परिवार की बनाई परिपाटी पर ही चलते हैं। लेकिन बुझी के साथ ऐसा नहीं था। वो बचपन से ही मर्चेंट नेवी का हिस्सा बनकर दुनिया भर में घूमना चाहते थे, लेकिन किस्मत उन्हें संगीत की दुनिया में ले आई। रहे ना महका करेंगे। बुझी लॉर्ड को 10वीं में अच्छे नंबर नहीं मिले और आंखों पर नजर का चश्मा भी लग गया था। अब उनके पास संगीत की दुनिया में आने का विकल्प था, क्योंकि बचपन से वो भी कई इंस्ट्रूमेंट्स प्ले कर रहे थे। 7 साल की उम्र से ही उन्होंने ऑर्गन, पियानो, अकॉर्डियन जैसे इंस्ट्रूमेंट्स सीखना शुरू कर दिया था। वो सुबह से शाम तक रियाज करते थे। इसके पीछे उनके पिता की सख्ती भी थी, जिन्होंने जोर देकर यह सिखाया कि ड्रम स्टिक्स हमेशा मजबूती से होल्ड करना चाहिए, ताकि तेजी से बजाते हुए वो हाथों से छूट ना जाएं। फिल्मों में बुझी लॉर्ड की एंट्री भी अपने भाई केयरसी लॉर्ड की तरह और उन्हीं की वजह से हुई। एक बार जब बुझी के पिता कावास लॉर्ड बीमार हुए थे, तो उनकी जगह केयरसी लॉर्ड रिकॉर्डिंग पर गए थे। इसी तरह जब एक बार केयरसी लॉर्ड बीमार हुए, तो एक गाने की रिकॉर्डिंग होनी थी। तब शंकर जयकिशन को उनके म्यूजिक अरेंजर रहे दत्ता राम ने बुझी लॉर्ड का नाम सजेस्ट किया, और इस तरह वो अपनी पहली फिल्म रिकॉर्डिंग पर गए। झुम 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 झुमरू पकड़ घूमू बनके घुमरू मैं ये प्यार का गीत सुनाता चला। बरजौर लॉर्ड का करियर 1958 में 17 साल की उम्र में शुरू हुआ था। फिल्मों में जब एक बार बैकग्राउंड स्कोर पर काम करने का मौका मिला, तो आगे चलकर उन्होंने ड्रम, कांगो, बोंगो, कैस्टनेट, घुंघरू, वाइब्राफोन, जाइलोफोन, ग्लॉकेनस्पील के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक कीबोर्ड, ऑक्टोपैड और रोलैंड ड्रम मशीनें भी बेहद सफाई से बजाई, क्योंकि अपने पिता की शागिर्दी में उन्होंने इन सारे इंस्ट्रूमेंट्स पर महारत हासिल कर ली थी। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आ। भारतीय ताल का ज्ञान प्राप्त करने के लिए बुझी लॉर्ड ने दिल्ली घराने के इनाम खान साहब से तबला और किशन महाराज से नगाड़ा सीखा था। वहीं भारतीय रागों के लिए उन्होंने बाबू सिंह से हारमोनियम बजाना सीखा था। भारतीय तालों के साथ ही वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट्स पर अच्छी पकड़ के कारण बुझी लॉर्ड ने जैज और लैटिन इंस्ट्रूमेंट्स के साथ मैलेट इंस्ट्रूमेंट्स को मिलाकर इंडियन स्टाइल की मेलोडीज के साथ अपनी एक अलग शैली बनाई, जिसकी वजह से वो 25 सालों तक मुंबई फिल्म संगीत में बतौर परकशनिस्ट छाए रहे। बरजौर लॉर्ड हमेशा कहते थे कि गानों में सिंगर ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, इसीलिए ड्रम बजाते हुए वो हमेशा ध्यान रखते थे कि खाली स्पेस में इंस्ट्रूमेंट प्ले करें, ताकि सिंगर डिस्टर्ब न हो। पचास के दशक के अंत में अपने करियर की शुरुआत करने वाले बुझी लॉर्ड ने 80 के दशक के मिड तक लगभग सभी दिग्गज संगीत निर्देशकों के साथ काम किया, जिसमें R.D. बर्मन के साथ उनका सबसे करीबी और लंबा जुड़ाव रहा। वो ज्यादातर ड्रम और वाइब्रोफोन बजाते थे, लेकिन इसके अलावा उन्होंने अलग अलग फिल्मी गानों में इतने वाद्य यंत्र बजाए कि उनकी गिनती करना मुश्किल है। होठों में ऐसी बात, होठों में ऐसी बात। यूं तो अपने 3 दशक लंबे करियर में लॉर्ड ने 15,000 से ज्यादा हिंदी फिल्मी गानों और साउंड ट्रैक में ड्रम और दूसरे परक्यूशन इंस्ट्रूमेंट्स बजाए हैं। लेकिन 80 के दशक के जितने भी सुपरहिट और अमर गाने रहे, उनमें बुझी लॉर्ड ने कभी अपने ड्रम से टहलका मचाया, तो कभी वाइब्रोफोन से अलग सा नशा पैदा किया। दम मारो दम गाने को ही ले लीजिए, जिसकी ड्रम की धुनों ने इस गाने को अमर करने में अपनी अहम भूमिका निभाई। इसके अलावा हरे रामा हरे कृष्णा सुनिए, या फिर जाने जा, या फिर शोले का सुपरहिट गीत महबूबा महबूबा, हर गाने में अपने ड्रम की आवाज से बुझी ने अलग असर छोड़ा। बुझी ने अपने अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स की सुरीली धुनों से इतने ज्यादा हिट गानों को सजाया और संवारा कि उन सभी का जिक्र करना मुश्किल है। लेकिन कुछ ऐसे गीत हैं जिनके जिक्र के बिना हिंदी सिनेमा की कहानी पूरी नहीं होती। इन गानों में बुझी ने अपने साजों से सुरीले रंग भरे हैं,
अब इसी गाने को ले लीजिए, जिसमें बुझी ने बोंगो से बेहतरीन असर पैदा किया। जब चली ठंडी हवा। आमतौर पर फिल्मों में जो हम क्लासिकल डांस सीक्वेंस में घुंघरू की आवाज सुनते हैं, वो ओरिजिनल नहीं होती। देखने वाले को ऐसा लगता है जैसे डांसर के पैरों में बंधे घुंघरू से ये आवाज आ रही हो, लेकिन असल में ये आवाज अलग से डाली जाती है। इस काम में माहिर था लॉर्ड परिवार। बुझी लॉर्ड ने उमराव जान समेत कई फिल्मों के मशहूर गानों में घुंघरू बजाए। चीज़ क्या है आप मेरी जान, लेकिन ये क्या के गैर का एहसान लीजिए। क्लासिकल डांसर गोपी कृष्ण हो या डांस डायरेक्टर हीरालाल, सोहन लाल हो या फिर सरोज खान, सब घुंघरू के लिए लॉर्ड परिवार पर भरोसा जताते थे, क्योंकि वो डांस मूवमेंट को देखकर नोटेशन लिखते थे और उसके हिसाब से घुंघरू बजाते थे, जो कि डांस मूवमेंट के साथ पूरी तरह मेल खाता था। नदी नारे न जाओ शाम कैया करूं, नदी मशहूर अभिनेत्री वैजंतीमाला ने जब पंडित रविशंकर के संगीत निर्देशन में 1.5 घंटे का इंडियन बेले बनाया, तो उसमें घुंघरू सिंक्रोनाइजेशन की जिम्मेदारी बरजोर लॉर्ड को सौंपी गई थी। वहीं रामसे ब्रदर्स अपनी ज्यादातर फिल्मों के बैकग्राउंड म्यूजिक के लिए बुझी लॉर्ड को ही बुलाया करते थे, क्योंकि उनकी फिल्में भूतिया हुआ करती थीं, जिनमें बुझी अपने ड्रम की आवाजों से कुछ डरावने इफेक्ट देते थे। कजरा मोहब्बत वाला अखियों में ऐसा डाला। बुझी लॉर्ड ने कुछ कॉम्बिनेशन से एक बहुत अलग सा सीक्वेंस बनाकर एक म्यूजिक पीस क्रिएट किया था, जिसे बाद में बहुत सी फिल्मों में सस्पेंसफुल म्यूजिक देने में इस्तेमाल किया गया। उस म्यूजिक पीस को बरजोर लॉर्ड के इन्वेंशन के तौर पर जाना जाता है। यूं को बुझी लॉर्ड ने हर दिग्गज संगीतकार के साथ काम किया। इनमें ज्यादातर को एडमायर करने के बावजूद वो R.D. बर्मन के भी पसंदीदा रहे। हालांकि अपने शुरुआती दिनों में पंचम की रिकॉर्डिंग से पहले रात को बुझी चैन से सो नहीं पाते थे, ये सोचकर कि कल ना जाने क्या चुनौती उनके सामने रख दी जाएगी, क्योंकि R.D. बर्मन ऐसे ही थे, क्रिएटिव और स्पॉन्टेनियस। वो अपने म्यूजिशियंस को भी हमेशा प्रयोग करने की आजादी देते थे। दुनिया में लोगों को ड्रम और घुंघरू में बुझी की महारत की मिसाल देने वाले कई गाने मैंने आपको सुनाए। अब आपको सुनाती हूँ कुछ और गाने, जिनमें अलग अलग वाद्य यंत्रों से बुझी ने अपनी काबिलियत का लोहा मनवाया। सबसे पहले लव इन टोक्यो के इस मशहूर गाने को सुनिए, जिसमें उन्होंने एक साइलोफोन बजाया है। शायद ही कोई होगा जिसने ममता फिल्म का ये सदाबहार गाना नहीं सुना होगा। इस गाने में बुझी ने बहुत ही खूबसूरत ढंग से ग्लॉकेनस्पील प्ले किया था। रही न रही हम लहका करे। इसके अलावा ऐसे ही कुछ और मशहूर गानों में बुझी के बाजुओं की बाजीगरी का कमाल और मिसाल देखिए। बरजोर लॉर्ड ने अपने करियर में हुस्नलाल भगतराम, नौशाद, खय्याम, S.D. बर्मन, शंकर जयकिशन से लेकर उषा खन्ना, O.P. नैयर, रोशन, मदन मोहन, जयदेव, रवि, लक्ष्मीकांत, प्यारेलाल, कल्याण जी, आनंद जी, R.D. बर्मन, सपन जगमोहन, अविनाश व्यास, सलिल चौधरी, सरदार मलिक और उनके बेटे अनु मलिक तक लगभग सभी के लिए इंस्ट्रूमेंट्स बजाए। पर बहुत सी बारीकियां उन्होंने संगीतकार O.P. नैयर से सीखी थीं। बुझी लॉर्ड अपने दौर के नामी गायकों के साथ शो करने अक्सर दुनिया के अलग अलग देशों में जाते थे। 1967 में उन्होंने सी रामचंद्र के साथ ईस्ट अफ्रीका का शो ऑर्गेनाइज किया। 1969 और 72 में वो फिर से वेस्ट इंडीज के टूर पर गए। इस बार वो किशोर कुमार के साथ थे। किशोर दा के साथ उन्होंने कई टूर किए, जिनमें नैरोबी, केन्या के अलावा यूके, यूरोप, USA, कनाडा और त्रिनिदाद के शोज भी शामिल हैं। 1981 में उन्होंने मेमोरीज ऑफ मुकेश एंड मोहम्मद रफी नाम से एक शो भी आयोजित किया था।
1988 में जब बुजी अपने करियर के टॉप पर थे, तभी उन्होंने फिल्मी दुनिया को अलविदा कह दिया और मुंबई से दूर गुजरात के नारगोल में रहने चले गए। जब म्यूजिक इंडस्ट्री छोड़ने को लेकर उनसे सवाल किया गया तो उनका कहना था कि एक तो वो उस समय फिल्म संगीत जगत की पॉलिटिक्स से तंग आ चुके थे, दूसरा उसी समय डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की एंट्री हुई थी। उन्हें लगता था जिन चीजों को सीखने में उन्होंने बरसों बिताए, आज वो एक बटन दबाकर हो रही हैं। ये बातें उन्हें पसंद नहीं आ रही थीं। उन्होंने ये भी कहा कि वो मुंबई के शोर और प्रदूषण से तंग आ गए थे और एक शांत जीवन जीना चाहते थे। साथ ही उन्होंने सुनील गावस्कर के एक बयान से बहुत प्रभावित होने की बात कही थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि खेल और क्रिएटिव फील्ड में लोगों के ये पूछने से पहले कि आप कब रिटायर हो रहे हैं, आपको खुद रिटायर हो जाना चाहिए, क्योंकि तब लोग आपसे ये पूछेंगे कि आप क्यों रिटायर हो रहे हैं। बुजी लॉर्ड का मानना है कि उन्होंने सही समय पर सही निर्णय लिया। खैर, म्यूजिक फील्ड छोड़ने के बाद बुजी लॉर्ड ने एक बहुत ही नॉन क्रिएटिव सा बिजनेस शुरू किया। ये बिजनेस था रियल एस्टेट का। उन्होंने शुरुआत में इन्वेस्टर्स से पैसे लेकर गुजरात के नारगोल में ही बंगलो बनाने शुरू किए। उनका यह बिजनेस इतना हिट रहा कि लॉर्ड्स सी साइड, लॉर्ड्स ग्रीन फील्ड, लॉर्ड्स हैवली नाम से 4 और प्रोजेक्ट लॉन्च किए और इससे उन्होंने खूब पैसे भी कमाए। इस कामयाबी से उत्साहित होकर बुजी लॉर्ड ने अपनी पत्नी के साथ मिलकर मल्टी स्टोरी अपार्टमेंट्स बनाने की भी शुरुआत की। ऐसे 2 अपार्टमेंट्स बनाकर वो अब तक करोड़ों का बिजनेस खड़ा कर चुके हैं। बड़े अच्छे लगते हैं ये धरती। बुजी लॉर्ड के पास आज भले ही पैसे की कोई कमी नहीं है। वो परिवार के साथ शांत सुकून भरी जिंदगी भी बिता रहे हैं, लेकिन कुछ बातों का अफसोस उन्हें आज भी है। पहला, इतना काम करने के बावजूद उनका नाम नहीं हुआ और वो आज भी गुमनामी भरा जीवन बिता रहे हैं। और दूसरा, म्यूजिक इंडस्ट्री से मोह भंग होने के बाद जल्दबाजी में उन्होंने वो तमाम इंस्ट्रूमेंट्स बेच दिए जिनसे उन्होंने अनगिनत अमर और हिट गीत रिकॉर्ड किए थे, जिसका अफसोस अब शायद उन्हें ताउम्र रहेगा। दिल मेरा खो गया। भले ही संगीत की दुनिया में अपने काम के चलते उन्हें शोहरत नहीं मिली, लेकिन साल 2009 में स्वर अलाप नाम की संस्था ने बुजी लॉर्ड को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा, जबकि 2014 में उन्हें ओपी नेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया। वहीं 2015 में मिर्ची म्यूजिक अवार्ड के अलावा कई सारे अवार्ड से बुजी लॉर्ड को सम्मानित किया जा चुका है। इनमें सबसे प्रतिष्ठित दादा साहेब फाल्के फिल्म फाउंडेशन अवार्ड भी शामिल है, जो उन्हें 2019 में दिया गया। बुजी लॉर्ड के बेटे म्यूजिक इंडस्ट्री से नहीं जुड़े, वो अलग अलग प्रोफेशन में काम कर रहे हैं। इस महान फनकार को अपनी शुभकामनाएं देते हुए हम उनके उज्जवल भविष्य और लंबी उम्र की कामना करते हैं। ये जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को शेयर करें ताकि इनके बारे में ज्यादा से ज्यादा लोग जान सकें। चैनल सब्सक्राइब करने की गुजारिश के साथ मैं आरजे अंतरा आपसे विदा लेती हूँ। नमस्कार।